आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 6 ऑफ जेपीएससी मेंस, जो कि डील करता है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से। ये एग्जामिनेशन जो था ये 13 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाया गया। ये टोटल 200 मार्क्स का होता है और इसमें जो टाइम मिला था हम लोग को वो 3 आवर्स था। तो इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे टोटल, जिसका मार्क्स होता है 20 इंटू 2 40 मार्क्स। और बाकी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि जो आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन थे वो टोटल 5 थे, ठीक है। जिसमें हम लोग को चॉइस दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग को 10 में से 5 अटेंड किया जाता है, मतलब और करके दिया रहता है। तो चलिए हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, तो इसका आंसर होगा ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, ठीक है, वो अर्थ से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अ स्टोन रेस्टिंग ऑन अ टेबल हैज़ व्हाट, तो इसके पास क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जानते हैं कि mgh होता है। तो क्योंकि टेबल पर रखा हुआ एक पत्थर है तो इसका हाइट भी है कुछ, ठीक है, ग्रेविटी भी है, ठीक है, ग्रेविटी भी का भी मान इसमें जोड़ेंगे और ये जो पत्थर है इसका मास भी होगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन, ठीक है। व्हाट इज दैट, इट इज सन। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला है H2N-CO और NH2, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। फिर गोल्गी बॉडी हेल्प्स इन, तो गोल्गी बॉडी किस में मिलता है, तो सेल स्ट्रक्चर में मिलता है। सेल में जो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसी में गोल्गी बॉडी होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये स्टोरेज करता है और फिर सिक्रीट करता है सब्सटेंस को, ठीक है। फिर इन एन एक्सपेरिमेंट बाय ऑफ द स्टैनले मिलर द लेफ्ट आउट प्रोडक्ट्स वेयर, ये जो क्वेश्चन था ये क्लास 12 के चैप्टर 7 से जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था उससे पूछा गया था। इसमें अमीनो एसिड से ही पाया गया था। लास्ट में जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो वो प्रोडक्ट निकलता है तो वो अमीनो एसिड था और इसी से लाइफ फॉर्म होता है, ऐसा माना गया। मेंडल किसके पिता मतलब जनक माने जाते हैं, तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये 3 लॉ दिए थे मेंडल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन इज सिक्रीटेड बाय, तो थायरॉक्सिन किससे सिक्रीटेड है, तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीटेड है। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम लोग का गर्दन में जो ट्रकिया होता है उसके पास थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग ये देखें तो फिर ऐसे करके यहाँ पर ये जो ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड है। फिर द रीजन रिसीव्स 500 mm टू 1000 mm ऑफ रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इसको क्या कहते हैं, तो इसको सेमी एरिड कहते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का है बारिश होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम रेनफॉल अमाउंट कंसिडर्ड एज रेनी डे, मतलब सबसे कम वर्षा क्या होना चाहिए जो कि एक रेनी डे को बताएगा, तो ये 2.5 mm है इसका आंसर। द आंसर इज 2.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस कंट्रीब्यूटिंग मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग, तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट इशूड बाय द IMD इज फॉर, तो इसका आंसर शायद इसका आंसर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, बट इसका नन ऑफ दिस हो सकता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट द नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन सा नेचुरल एलिमेंट नहीं है, तो आर्गन भी है, नोबल गैस है, क्रिप्टन भी है, ये भी नोबल गैस है, और वाटर वेपर तो है ही, मतलब ये नोबल गैस नहीं है पर ये एटमॉस्फेयर में अबेंडेंट अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है, ये हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जा कर के ये एटमॉस्फेयर में जाता है। जैसे कि हम लोग AC यूज़ करते हैं, हम लोग फ्रिज यूज़ करते हैं, तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है और ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल का प्राइमरी एजेंडा क्या था, तो उसका मेन आंसर था कि मतलब उसका मेन एजेंडा ये था कि कंट्रोल द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस
जो निकलता है उसका जो ह्यूमन एक्टिविटी से जो जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है उसको कंट्रोल करना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल में क्या डिसएडवांटेज है, मतलब क्या नुकसान है। तो ऐसा नहीं है कि इससे वेस्ट निकलता है, ये भी नहीं होगा। फिर हाई पॉल्यूटिंग, रिन्यूएबल नहीं पॉल्यूट होता है, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सब से पॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अनरिलायबल सप्लाई, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है हाई रनिंग कॉस्ट, मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है हम लोग को जो इसमें कैपिटल लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, इसका यही एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होता है वो किस सॉल्ट के प्रेजेंस से होता है। तो ये जो है इसका आंसर, इसका मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्राफीन सीड, ठीक है, ग्राफीन सीड। क्योंकि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो तो बायोटेक्नोलॉजी से है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इसमें आपका जीन और फिर क्रोमोसोम ये सब आ जाएगा। बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजेनेसिस, ये तो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। और डॉलीसिप ये टाइप का ट्रांसजेनिक एनिमल है, ये पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसका आंसर होगा ग्राफीन सीड, बिकॉज इट इज़ नॉट ए सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विच विटामिन इज रिलेटेड टू द ब्लाइंडनेस इन द यंग चिल्ड्रन। तो इसका जो आंसर है उसको होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, और ये रेटिनॉल इसका वो नाम है, साइंटिफिक नाम। और नाइट ब्लाइंडनेस होता है और फिर ज़ेरोपेथेल्मिया होता है इससे। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट GSAT-6A लॉन्च बाय इसरो, ये जो इसरो लॉन्च किया था 29 मार्च 2018 को, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। देखिए जो सैटेलाइट होता है ना वो अलग अलग पर्पस के लिए ही उसको लॉन्च किया जाता है, पर जो जियो स्टेशनरी है तो वो एक तरह से आपका कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि वो जा कर के ऑर्बिट में, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके वो स्टेशनरी, मतलब वो स्थिर होकर के वहाँ लोकेटेड है, वो अब इतना ही एरिया में काम करेगा, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। फिर द मेन कॉज ऑफ द पैंडमिक नेम कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 इस, तो इसका तो SARS-CoV-2 है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। एक तो ये एक होता है मर्स, जो कि होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2, ठीक है। तो अब क्या स्टार्ट होता है, तो फिर अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, डिफाइन MKS, CGS एंड SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, एंड राइट द एडवांटेजेस ऑफ द SI सिस्टम। तो इसमें आपको क्या करना था कि आपको यूनिट को डिफाइन करना था, फिर जो MKS है मतलब कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, फिर CGS है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, और SI सिस्टम जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसको आपको डिफाइन करना था। और फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखना था ऐसा यूनिट का कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, एडवांटेजेस क्या होता है, कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, ये सारा चीज़, ये आपको टोटल 32 मार्क्स में लिखना था। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था, दैट स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज दैट एक्सप्लेन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ विथ सन। What do you understand by an eclipse and how does it take place? Draw a neat and clean diagram of solar eclipse and explain 5 ways to view solar eclipse safely. तो इसमें लॉ पूछा है, तो इसमें केपलर लॉ हम लोग को लिखना था। केपलर लॉ का डायग्राम आप बना सकते थे कि यहाँ पर एपोजी है, पेरीजी है, ठीक है। उसके बाद उसका 3 जो लॉ है, कि एक तो है कि ये जो सन है वो बीच में लोकेटेड है, एकदम बीच में नहीं पर हाँ थोड़ा बीच में लोकेटेड है, और जो अर्थ है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है। और दूसरा था कि इसका ये वाला जो एरिया होगा और इसका ये वाला जो एरिया होगा वो सेम होगा। और फिर तीसरा क्या था कि इसका जो स्क्वायर होगा, मतलब अर्थ से सन तक का जो फारदेस्ट का डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक नहीं, इसका जो क्यूब है, ठीक है, जैसे ये आर है, इसका जो आर क्यूब है, ये आपका जो टोटल एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका स्क्वायर होगा। जैसे एलिप्टिकल ऑर्बिट का डिस्टेंस d मानते हैं तो d स्क्वायर, तो आर क्यूब इज इक्वल टू d स्क्वायर, ये था। फिर एक्लिप्स के बारे में बताना था कि एक्लिप्स क्या होता है, वो कैसे होता है। तो इसमें दोनों लूनर सोलर एक्लिप्स के बारे में बताना था। और उसके बाद फिर
एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना था सोलर एक्लिप्स को, जिसमें हम लोग को अम्ब्रा रीजन और पेनम्ब्रा रीजन को शो करके और दिखाना था। और फिर हम लोग को 5 में बताना था कि सोलर एक्लिप्स को हम लोग अच्छे से मतलब सेफली कैसे देख सकते हैं। तो इसमें एक होगा कि हम लोग गॉगल्स पहन के, सन ग्लासेस पहन करके हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग डायरेक्टली नहीं देख करके किसी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट पे उसे देखें, जैसे कि आपका एक वो हो गया, मतलब पानी प्लेट में या कटोरी में पानी रख करके हम लोग सोलर एक्लिप्स को सेफली देख सकते हैं। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन था व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड और वाई आर दे नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है जो हम लोग का बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है। अमीनो एसिड प्रोटीन को कहते हैं। तो आपको इसके बारे में लिखना था, वो क्यों हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बताना था। फिर व्हाट आर विटामिन, डिस्क्राइब 3 डिजीजेस कॉज बाय विटामिन डेफिशिएंसी। तो इसमें विटामिन के बारे में लिखना था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये हम लोग का बॉडी को रेगुलेट और मेटाबॉलिकली उसको सही रखने के लिए मतलब लिया जाता है। और फिर उसमें आप सारा विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B7, B11 वो करके फिर विटामिन C, D, E जो भी उसका फिर नाम था वो लिख करके, और फिर कोई 3 डिजीज़ जैसे कि एक हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, फिर एक हो गया स्कर्वी या रिकेट्स, स्कर्वी हो गया, फिर रिकेट्स हो गया, या विटामिन ई के डिफिशियंसी से फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है वो, तो वो लिख सकते थे। और फिर उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, जैसे कि विटामिन डी के डिफिशियंसी में अगर हम लोग धूप में जाए तो फिर बॉडी हम लोग का सिंथेसाइज करेगा विटामिन डी को और हम लोग सही रहेंगे, मतलब विटामिन डी प्रोड्यूस होगा हम लोग का बॉडी में, कैल्सीफेरॉल। और फिर विटामिन ई में क्या था कि ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनैक ये सब खाने से, पालक वालक, तो वो ठीक होता है। ठीक है, वो लिखना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जनरली अडॉप्टेड बाय द फार्मर ऑफ द स्टेट। तो कौन कौन से टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और ये कैसे बेनिफिशियल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, क्योंकि जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन झारखंड में उतना ऑप्टिमम लेवल पर नहीं होता है और इसके लिए हम लोग को इरीगेशन फैसिलिटी लाना होता है। पर इरीगेशन फैसिलिटी हर जगह तो नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ जहाँ नदी है वहीं तक ये इरिगेशन फैसिलिटी संभव है। और यहाँ पे कैनल इरिगेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी नॉर्मल मिट्टी नहीं, यहाँ पे पत्थर है। ठीक है, यहाँ पे रॉक्स है, चट्टान है, चट्टान को काट के हम लोग कितना टाइम तक ही बना सकते हैं यहाँ कैनल, तो वो भी नहीं हो सकता। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सही मेथड है। तो इसको हम लोग कैसे कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसमें रूफ टॉप हो गया, या फिर हम लोग पिट बना करके, गड्ढा बना करके हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या गड्ढा बना दिए और उसके बाद फिर अगल बगल हम लोग प्लांटेशन एक्टिविटी कर सकते हैं, वो बताना था। और वो कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा झारखंड का, वो सब। फिर गिव योर कॉन्सेप्ट ऑन वेस्ट लैंड, और बताना था कि व्हाट मेजर्स यू विल सजेस्ट फॉर इट्स रिक्लेमेशन एंड इट्स पोटेंशियल यूज इन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो वेस्ट लैंड के बारे में बताना था कि वो ज़मीन जो बैरन लैंड है और जो बर्बाद हो गया है, जहाँ पे अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होता है, तो उसको हम लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग मल्चिंग के थ्रू रिकवर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यहाँ करके कर सकते हैं, और भी जैसे कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग, जिसमें हम लोग अर्थवॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन का मेथड यहाँ पे लिया जा सकता है, ये सब। और फिर वेस्ट लैंड का एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या यूज़ है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, तो इसमें एग्रीकल्चर प्लस जंगल का मतलब पेड़ पौधा लगाना और साथ में खेती करना, दोनों साथ में सिमुल्टेनियसली किया जाए तो फिर वो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। तो इसका उसमें क्या यूज़ है कि एक तरह से अगर हम लोग ऐसे लैंड में करें तो खाना प्रोड्यूस होगा अनाज का, और साथ में साथ जंगल भी होगा, इंक्रीज़ करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एसिड रेन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो इसमें एसिड रेन के बारे में बताना था, उसका कॉजेस और फिर कंसिक्वेंसेस। तो कॉजेस में क्या क्या है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सब चीज़। और कंसिक्वेंस क्या हो जाता है, इसके कारण क्या होता है कि जो जैसे कि ताजमहल है, बिल्डिंग डिटोरिएट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ख़राब होता है क्योंकि क्रॉप्स ही मर जाता है। ठीक है, फिर द डेजर्टिफिकेशन का कॉजेस, तो इसमें लिखना था कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग होता है, जानवर लोग के द्वारा उसको दे दिए खाने, पता चलता है कि 1 महीना के अंदर पूरा मैदान साफ़ हो गया है, तो वो सब डेजर्टिफिकेशन का कारण है। कंसिक्वेंसेस क्या होता है, तो डेजर्टिफिकेशन का बहुत सारा कंसिक्वेंसेस है।
इसको हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया में लिख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, पॉवर्टी आ जाता है उस एरिया में, फिर सोशल इम्पैक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मालनरिश्ड हो जाता है बच्चा, मतलब सबको, और फिर फमाइन आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, क्योंकि आपका कार्बन स्टॉक होता है वो घट गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग रिक्लेम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारा मेथड था डेजर्टिफिकेशन को लेकर के, जैसे कि अभी हाल में इसरो के द्वारा ये लैंड डिग्रेडेड एटलस निकाला गया था, ठीक है। और एक UNCCD नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना है, वो भी इसको कॉम्बैट करता है ये। फिर व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 एंड अमेंडमेंट मेड टू, इसमें आपको जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसके बारे में बताना है और इसके बारे में अमेंडमेंट लिखना है। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो प्रिफरेबली आपको कॉजेस और कंसिक्वेंसेस ऑफ एसिड रेन और डेजर्टिफिकेशन अटेम्प्ट करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल वो होता है जिसको जो ख़त्म नहीं होता उसको रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग, और नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो कि एग्जॉस्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन फ्रॉम एनी ऑफ द 2 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो किसी दो के बारे में, जैसे सोलर एनर्जी बता सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि सोलर एनर्जी आप इसे यहाँ पे झारखंड के कंटेक्स में बता सकते हैं, क्योंकि झारखंड एक वैसा स्टेट है जो कि ट्रॉपिक्स पे पड़ता है, और झारखंड में देवघर में जो तपोवन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्लांट लगा हुआ है, और फिर आपका जलसार में भी लगा हुआ है, 2 जगह। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी बता सकते हैं, क्योंकि झारखंड एक प्लेट्यू रीजन है, और यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म होने के कारण यहाँ पे दोबारा से पानी, मतलब जो रिवर होता है वो आपका यूथ स्टेज में चला जाता है, जिससे कि बहुत सारा झरना यहाँ पे है, और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है। फिर आप इसको चाहे तो पंचमित्र पंचामृत से रिलेट कर सकते हैं, जो कि अभी हाल में ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया था, ठीक है, वो सब चीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ HIV एंड हाउ डज इट इफेक्ट ह्यूमन बॉडी, HIV क्या है और ह्यूमन बॉडी को ये कैसे इफेक्ट करता है। तो HIV एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये एक तो रेट्रो वायरस होता है ये, और ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो ये जाकर के जो DNA है उसको चेंज कर देता है, और फिर एक रेट्रो वायरस, मतलब डुप्लीकेट वायरस बना देता है, ऐसा कुछ। फिर इसका कॉजेज़ बताना है। आप ये क्लास 12 का बुक है, उसमें ये अच्छे से दिया है, चैप्टर नंबर 8, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। फिर कॉजेज़ क्या है, इफ़ेक्ट किया, कंट्रोल किया। एक एलिसा टेस्ट होता है, वो भी इसी के लिए होता है, HIV को डिटेक्ट करने के लिए। तो आप ये सब ऐसे करके आप बता सकते हैं HIV के बारे में। लास्ट टाइम कैंसर पूछा था, इस बार HIV पूछा, तो मे भी अगले टाइम वो लेप्रोसी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका JPSC का, जो पेपर 6 था। आप मिला सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव में कितने आ रहे हैं। मोर देन 26 विल बी अ गुड स्कोर इन दिस, ओके, आप देख सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।